Hello students, welcome to your very own channel Easy Studies by Preeti. Today we are going to do explanation of chapter The French Revolution. In this chapter we will see that how France abolished monarchy and democracy was established in France. How the people of France they got rid of the despotic powers of the king. Now upbringing of the French Revolution was liberty, equality and fraternity, जो कि हम ये सोचते हैं कि it is a birthright, but it was not so in France. How the people they fought for their rights in France. This we will cover up in this chapter, so be tuned till last because the chapter is going to be very interesting. So before starting anything about French Revolution, first of all let us have a look at the French society at that time. As in the picture you can see it's a feudal pyramid of power. तो यहाँ पे ये पिक्चर ओल्ड डिज़ाइन को डिस्क्राइब कर रहा है, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस को डिस्क्राइब कर रहा है बिफोर 18th सेंचुरी. फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो स्टेट्स में डिवाइडेड थी एंड ऑर्डर्स में. और यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे किंग आता था, उसके नीचे नोबल्स, थर्ड नंबर पे नाइट्स और फोर्थ नंबर पे पेजेंट्स हैं. तो ये जो एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च थे ये इकोनॉमिक और सोशल पावर को फ्रांस में कंट्रोल करते थे और एंड इट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम विच डेटेड back to the middle age. Now as in this pyramid you can see that on the top of the pyramid we have the king. अब ये जो किंग था ये जितनी भी लैंड कंट्री में थी उनको ओन करता था और ये किंग ही लॉज बनाता था और एक एरिया ऑफ लैंड जिसको फीफे कहा जाता था वो रिच लॉर्ड्स और नोबल्स को देता था. एज यू हैव स्टडीड अबाउट इक्ता इन योर 7th क्लास हिस्ट्री, आई होप इक्ता प्रथा के बारे में पढ़ा होगा. सिमिलरली दिस फीफे वॉज गिवन टू द लॉर्ड्स एंड नोबल्स बाय द किंग और रिटर्न में ये जो नोबल्स और लॉर्ड्स थे वो अग्री करते थे कि वो किंग को सोल्जर्स और हॉर्सेस सप्लाई करेंगे किंग की आर्मी के लिए. अब ये जो नोबल्स थे अब उस लैंड में से कुछ लैंड अपने प्रोफेशनल सोल्जर्स को देते थे. अब ये जो नाइट्स थे उसके रिटर्न में वो नोबल्स और किंग के लिए वॉर में फ़ाइट करते थे. लास्ट नंबर पे जो हमारे बेस में पिरामिड में है व्हाट वी कैन सी द पीजेंट्स. ये पीजेंट्स दे वर्क फॉर द लैंड फॉर द नोबल्स एंड द नाइट्स जो उसके रिटर्न में इनको प्रोटेक्शन ऑफर करते थे. नाउ लेट्स कम टू द फ्रेंच सोसाइटी. अब अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो पूरी फ्रेंच सोसाइटी इट वाज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट्स, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. तो फर्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इट कम्प्राइज्ड ऑफ द क्लर्जी. क्लर्जी क्या होता था? ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च एंड दे हैड एक्सेस टू हाई ऑफिसेज. और ये जो क्लर्जी थे दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, यानी कि ये कोई भी टैक्स नहीं पे करते थे, टैक्स पेइंग से दे वर एग्जेम्प्टेड. सेकेंड स्टेट वॉज ऑफ द नोबेलिटी. नोबेलिटी में रिच नोबल्स आते थे हु ओन द लैंड्स. This nobility it was also exempted from paying the taxes. ये सर्विसेज को एंजॉय करते थे, पीजेंट्स के सर्विसेज को एंजॉय करते थे ओबलाई. और ये जो पीजेंट्स थे वो इनके घरों में काम करके दे यूज्ड टू फील ओबलाइज्ड व्हेन दे वर्कड इन देयर फील्ड्स एंड हाउसेज और दे टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स. थर्ड स्टेट वॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 98% जो पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करती थी. नाउ लेट अस सी दैट हु ऑल केम इन द थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट इट कम्प्राइज्ड ऑफ द रिच बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्टेट इन डिटेल. थर्ड स्टेट ऑब्वियसली द रिमेनिंग 98% ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें बर्गोइस क्लास जो कि न्यू मिडिल, उनको न्यू मिडिल क्लास भी कहते थे बर्गोइस क्लास को. देवर उसमें मर्चेंट्स आते थे, वेल एजुकेटेड, हु बिलीव्ड इन लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड दीज पीपल दे हैड टू पे हाई टैक्सेस दो दे स्टिल रिटेन्ड मच ऑफ देयर वेल्थ. Second
Workers in the cities means who earned low wages, often who were employed, and they were often hungry. They also comprised of the third state. Peasants, half of their income, it was paid out to the nobles, taxes and the church. अब हमने बात करी कि द फर्स्ट टू स्टेट्स दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस, द थर्ड स्टेट ओनली पेड द टैक्सेस. नाउ व्हाट वर द टैक्सेस दैट वर एट दैट टाइम. तो पहला इसमें जो टैक्स लेवी करती थी दैट वाज चर्च. चर्च जो टैक्स को लेवी करती थी इट वाज ऑन द पीजेंट्स एंड द नेम ऑफ दैट टैक्स वाज टेथिस. Second tax was tali. It was to be paid directly to the state. And there were some indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption, यानी कि जो डेली रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होती थी उन पे कुछ indirect taxes लगते थे, like for the consumptions like salt or tobacco. तो ये जो भी बर्डन था इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस इट वॉज बॉर्न मीन्स उनको सारा जो बॉर्न कर मीन्स उनका जो पूरा वहन था वो थर्ड स्टेट ही करता था. नाउ देयर इज़ अ कार्टून ओवर हियर विच इज़ शोइंग ओल्ड रिज़ाइम. फ्रांस में ओल्ड रिज़ाइम को शो कर रहा है जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले का था. इसमें व्हाट डू वी सी दैट एक मिडल में एक पर्सन है, उसने अपने गोद में एक को उठा रखा और एक को अपनी पीठ पे अपने बैक पे लाद रखा है. एंड जिस पर्सन ने इन दोनों को उठा रखा है वी कैन सी दैट दैट पर्सन इज़ टाइड इन चेन्स. उसके पैरों में चेन बंधे हुए हैं. सो दिस कार्टून व्हाट डज इट शोज कि द एरा ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन इट डिपिक्ट्स द थर्ड स्टेट एज अ पर्सन इन चेन हु सपोर्ट्स द क्लर्जी एंड नोबिलिटी ऑन हिज बैक. ऑब्वियसली ये थर्ड स्टेट सारे टैक्सेस को पे कर रहा था, वो चेन्स में था, उसके ऊपर काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे थे एंड इट वॉज ओनली सपोर्टिंग द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एज यू कैन सी इन द कार्टून. Now comes the struggle for survival. So by 1789 there was a tremendous increase in the population of France. अब ये फ्रांस की पॉपुलेशन जो 1715 में 23 मिलियन हुआ करती थी, in 1789 it was 28 मिलियन. अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिमांड होगी. डिमांड किसकी होगी, जो हमारी बेसिक नीड होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमंस की बेसिक नीड क्या होती है, फूड ग्रेन्स. तो ऑब्वियसली दिस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट विल डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स. अब फूड ग्रेन्स की डिमांड हो रही है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, बट द प्रोडक्शन इट कुड नॉट कीप पेस विद द ग्रोइंग डिमांड. और जो स्टेपल डाइट ब्रेड था मीन्स कि उसकी जो प्राइजेस थी दे वर ऑल्सो रैपिडली राइजिंग. एंड मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो एज लेबरर्स वर्क करते थे, जिनके फिक्स्ड वेजेस हुआ करते थे, वो इन राइजिंग प्राइजेस के साथ पेस नहीं बना पाए, क्योंकि अब भाई डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है तो कमोडिटीज़ की जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई. लेकिन ये जो लेबरर्स थे इनके जो फिक्स्ड वेजेस थे उनमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ. सो दीज पीपल दे कुड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस. और इससे क्या हुआ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ गल्फ और गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इट वाइडेंड. एंड अब एक और बुरी स्थिति आ गई. During the drought and hell, the situation it would worsen because harvest would reduce. और इससे क्या हुआ, this led to subsistence crisis. subsistence crisis क्या है, एक extreme situation जहाँ पे कि हमारी जो basic means of livelihood हैं, जैसे कि हमारा bread, clothing and shelter, वो भी endangered होते हैं. That situation is known as subsistence crisis. Now let's talk about the middle class of the third state. So in the 18th century, it witnessed the emergence of social groups which were termed the middle class. अब ये जो ग्रुप था it steered the revolt against increasing taxes and system of privileges. ये जो न्यू मिडिल क्लास, ग्रोइंग मिडिल क्लास था जिसमें मर्चेंट्स आते थे, कुछ एजुकेटेड लाइट्स आते थे, इन लोगों ने क्या करा कि जो इंक्रीजिंग टैक्सेस इंक्रीज़ हो रहे थे और जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस पहले से थे उसके अगेंस्ट इन्होंने क्या करा, रिवोल्ट करा. दीज पीपल दे सेड कि किसी को भी बर्थ से ही कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, बट इट शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट. दीज एजुकेटेड पीपल दे सेड.
And this middle class, it included of the merchants, manufacturers, lawyers, administrative officials, and all of these persons, they were educated. अब इंसान पढ़ लिख जाएगा तो अपने rights के लिए conscious होएगा ही. तो and these people, they believe that no group in the society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. Now let's talk about the philosophers of the era. इस era में कुछ philosophers थे, जैसे कि हम जॉन लॉक की बात करते हैं. जॉन लॉक wrote the book True Treatise of Government. In his book, he spoke against the doctrine of divine and absolute right of the monarch. Second was Jean-Jacques Rousseau. The name of his book was The Social Contract. जीन जैक्स रोजियो ने प्रपोज किया एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो कि बेस्ड थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. थर्ड वाज मॉन्टेस्क्यू. द नेम ऑफ मॉन्टेस्क्यूज बुक वाज द स्पिरिट ऑफ लॉज. मॉन्टेस्क्यू ही प्रपोज्ड अ डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. इनके आइडियाज़ बेस्ड थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन and its guarantee of individual rights. ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था, it was put into force in USA after the 13 colonies were declared their independence from Britain. अब मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो 13 कॉलोनीज़ यूएसए की थी, इनको फ्रांस हेल्प कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए, क्योंकि वो कॉलोनीज़ ब्रिटेन के अंडर में थी. अब ये जो कॉलोनीज़ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ्री हुई, तो अब ये इंडिपेंडेंट जब हो गई, तो यहाँ पे ये जो मॉन्टेस्क्यू का जो डिवीज़न ऑफ पावर था बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, वहाँ पे अबाइड किया गया, जबकि फ्रांस ने वहाँ पे उनकी हेल्प की थी. लेकिन ये अभी भी फ्रांस में अबाइड नहीं किया गया. एंड द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसोफर्स, उनको जो लोग थे वो डिस्कस करते थे आपस में, और इन आइडियाज़ के बारे में वो बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स में स्टडी करते थे. Louis XVI, he was the king, and Louis XVI, he belonged to the Bourbon family of the kings, not the Bourbon biscuits you like. He was from the Bourbon family of the kings, and he ascended the throne in 1774. और उस टाइम पे लुई 16 की एज 20 years old थी, and he was married to a very beautiful Austrian princess, Marie Antonia. Marie Antonia, in her early years as queen, she was फ्लाइटली एंड इररिस्पॉन्सिबल. वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल थी कि ये कहा जाता है कि व्हेन द पीपल दे वर प्रोटेस्टिंग फॉर ब्रेड एंड व्हेन दे गैदर्ड आउटसाइड ऑफ अ कासल, शी सेड व्हाई, मीन्स ये कहा जाता है कि शी सेड कि व्हाई डोंट दे हैव केक्स इफ दे डोंट हैव ब्रेड. And she was a very extravagant and spendthrift lady. She spent huge amount on clothes, buying a new dress nearly every other day. And being Austrian, she was unpopular in France, and she had few friends. Now, अगर हम अपने Louis XVI की बात करते हैं, तो he was an awkward, clumsy man. He had a good heart, but he was unable to relate the people on a personal level. Up, we studied that he ascended the throne in a very early age, that is 20 years. He was married to a very beautiful princess, Marie Antonia. तो भाई ये तो बहुत खुश थे, but ऐसा नहीं था. When he ascended the throne, he found an empty treasury. Means कि उस टाइम पे फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो empty थी. इसके लिए काफ़ी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे. पहला तो ये था कि जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हो रहे थे, उन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया था फ्रांस के, और उसकी एक एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट थी, मींस कि इन द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलीज, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे खर्चे होते थे. तो अंडर लुई 16 व्हाट हैपेंड, फ्रांस वाज आल्सो हेल्पिंग द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन. अब ये जो वॉर था, इट एडेड मोर देन $1 billion livers इन अ डेट, यानी कर्जे में और एक और $1 billion livers के डेट में डाल दिया, कर्जे में डाल दिया, एंड विच हैज़ ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion livers. अब ये जो लेंडर्स थे जिन्होंने ये पैसे लेंड किए थे, लोन दिए थे, who gave the state credit, now they began to charge 10% interest on loans, यानी जो भी लोन्स उन्होंने दिए थे उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे. सो दिस फ्रेंच गवर्नमेंट इज was mobilized
to spend an increasing percentage of its budget, जो बजट का increasing percentage था, it had to spend on the interest payments. Now, and in order to meet the regular expenses like the cost of maintaining an army, the code, running the government offices or universities, now what the state had to do, because it was most of the money it was going to in repaying the taxes, so the state now it was forced to increase taxes. अब हमने क्या देखा कि दिस मेजर इट वाज आल्सो मीन्स इट वुड नॉट हैव सफिशिएंट, and what we studied initially, that what was the condition of France at that time, that it was divided into 3 states and only the members of the 3rd state they paid taxes. So society was clear to us. Now Louis XVI he had to raise the taxes in order to meet the expenses. Now अब फ्रांस में की जो ओल्ड रिजाइम ऑफ द मोनार्क थी, उसके पास ये पावर नहीं होता था कि दैट ही कैन इम्पोज द टैक्सेस टू हिज विल अलोन. ही हैड फॉर दैट द किंग ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल, एंड दिस स्टेट्स जनरल मीटिंग दे वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस. स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और वही ये प्रपोजल न्यू टैक्सेस के लिए पास करते थे. अब भाई ये व्हाट वाज दिस स्टेट्स जनरल, कौन कौन से लोग आते थे स्टेट्स जनरल में, तो ऑब्वियसली इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी. अब इस पॉलिटिकल बॉडी में और मीन्स कि 3 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, एंड या और इस मीटिंग के डिसीजन की व्हेन दिस मीटिंग हैज़ टू बी कॉल्ड, उसका डिसीजन लेता था मोनार्क या किंग, दैट व्हेन ही हैज़ टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. अब पहले ये मीटिंग फ्रांस में हुई थी इन 1614. On May 5, 1789, Louis XVI altogether he called an assembly of the States General to pass proposal for new taxes. As in the picture you can see that there are many people gathered over here. ये States General की meeting हो रही है. You can see that some people they are standing and some are sitting. The sitting ones are the people from the first 2 states and the standing ones they are from the 3rd state. This hall of Versailles, it was prepared to host the delegates. As I told you that the people of the first and the second state they were sitting, तो वहाँ से 300 representatives हर एक से आए थे, and they were, you can see they were seated in row facing each other on 2 sides, and these standing members of the 3rd state, their number was 600 and they had to stand at the back. And इस 3rd स्टेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे दे वर मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, और इसमें जो पीजेंट्स, आर्टिशियंस और वुमेंस थे उनको इस असेंबली में नहीं आने दिया गया था. और लेकिन जो भी उनके डिमांड्स थे, जो भी ग्रीवियंसेस थे, वो सभी लिस्ट कर दिए गए थे 14,000 लेटर्स में, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उनकी मांगों को या उनकी डिमांड्स को, उनकी ग्रीवियंसेस को यहाँ पे उन लेटर्स में लेके आए थे. अब भाई प्रपोज़ल पास कैसे होता था? प्रपोज़ल पास होने के लिए यहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता था, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देयर वाज ओनली 1 vote फॉर ईच स्टेट, यानी कि नो मैटर हाउ मेनी पीपल आर देयर, ईच स्टेट विल हैव ओनली 1 vote. So Louis XVI also he was determined to do the same practice, means each state 1 vote. But जो the members of the 3rd state उन्होंने ये डिमांड किया कि जो अब वोटिंग है वो it should be conducted by it should not be conducted by the assembly as a whole, means कि हर एक स्टेट की एक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मेंबर वाइज वोटिंग वैल्यू होनी चाहिए, जैसा अभी हम लोगों के यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में होता है 1 person 1 vote, वो उसकी उन लोगों ने वहाँ डिमांड की. तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रोजियो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो लुई 16 ने क्या किया, इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. जब उसने इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो द मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट. और उसके बाद these representatives of the 3rd state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. और 20 जून को ये assemble होते हैं in the hall of an indoor tennis court which was in the ground of the Versailles.
और वहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं ख़ुद को अ नेशनल असेंबली एंड दे सोर्ड देयर, या उन्होंने वहाँ पे शपथ ली दैट कि वो डिस्पर्स तब तक नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं वेयर दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। एंड इनके जो लीडर्स थे वो थे मिराबियो एंड एबेसीज। मिराबियो, he was born in a noble family but he was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. He brought out a general and delivered powerful speeches to the crowd who were assembled at Versailles. Abbasis, he was originally a priest, वो एक priest थे, and he wrote an influential pamphlet जिसका नाम था What is the Third State। अब ये जो नेशनल असेंबली थी ये बिज़ी हो जाती है एट वर्साइलीज ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्ट ऑफ द फ्रांस था उस समय, वहाँ पे एक कुछ टर्न आउट होता है एंड सीवियर विंटर मीन्स अ बैड हार्वेस्ट एट दैट टाइम। वहाँ पे उस समय कड़ाके की ठंड पड़ती है और हार्वेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। उससे क्या होता है, जब हार्वेस्ट ख़राब होता है तो अल्टीमेटली द प्राइस ऑफ द ब्रेड इट रोज़ एंड जो बेकर्स थे उन्होंने भी एक्सप्लॉयटेशन किया और सिचुएशन का फ़ायदा उठा के उन्होंने जो सप्लाई थी उसकी होर्डिंग कर दी। होर्डिंग इसलिए कर दी कि व्हेन द प्राइस विल राइज देन वी विल टेक आउट दी सप्लाईज। तो आप अब इससे क्या हुआ कि जो लेडीज़ थी, जो वुमेंस थी, दे हैड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज़ एट द बेकरी एंड दीज वुमेंस, अब चूँकि ज़्यादा टाइम तक खड़ा होना पड़ता था इन द क्यूज़ फॉर द ब्रेड, द क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन दे स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। And at what happened at the same time, the king he ordered the troops to move into Paris, and on 14 July the agitated crowd it stormed and it destroyed Bastille. Bastille क्या था, fortress prison था and it stood for the despotic power of the king. Now अगर हम कंट्री साइड या विलेजेस की बात करें तो यहाँ पे हर एक विलेज में ये र्यूमर स्प्रेड हो गया था that the lords of the manor it had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये जो पीजेंट्स थे नाउ दे वर फेयरफुल, और जब ये फेयरफुल हुए तो इन्होंने क्या किया कि in several districts what they did, they seized hoes and pitchforks and they even attacked the chotics। chotics क्या होता था, कासल्स होते थे या स्टेटली रेजिडेंस होते थे जो किंग या नोबल मैंस को बिलोंग करते थे, उन पे इन्होंने अटैक किया एंड दे लूटेड होर्डेड द ग्रेन एंड बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि मैनोरियल ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स होते थे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इन लोगों ने बर्न कर दिया एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स दे फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। वाई दे फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, भाई उनके ऊपर भी अटैक हो रहा था एंड मैनी ऑफ देम दे इवन माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। एट द सेम टाइम द किंग ही ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इन टू पेरिस and on 14 July this agitated crowd it stormed and destroyed Bastille. Bastille, it was the fortress prison and in the countryside some rumors were spread from village to village कि the lords of the manor he had hired bands of brigands और वो उनके ripe crops को destroy करने के लिए आ रहे हैं। इन लोगों ने क्या करा कि इन्होंने इन peasants ने अटैक कर दिया चॉटिक्स पे। चॉटिक्स क्या होते थे, दे वर द कासल और द स्टेटली रेजिडेंस विच बिलोंग टू द किंग और अ नोबल मैन एंड these people they looted, they hoarded grain and they even burned the documents जिसमें कि मैनोरियल ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स थे, जिन डॉक्यूमेंट्स में उनको भी इन लोगों ने बर्न कर दिया। अब इससे डर के क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स थे दे फ्लड फ्रॉम देयर होम्स और काफ़ी सारे माइग्रेट कर जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ में। 1789 की सुबह द सिटी ऑफ पेरिस इट वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म और जो किंग थे उन्होंने अपने ट्रुप्स को ये कमांड किया कि दैट दे शुड मूव इन द सिटी और ये र्यूमर्स स्प्रेड हो गए कि जो किंग की आर्मी है उसको किंग ने ये ऑर्डर दिया है टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स एंड
इसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ इट वॉज दैट 7,000 men and women they gathered in front of the town hall and they decided to form a people's militia. And these people they broke into a number of government buildings in search of arms. अब भाई अपनी रक्षा करने के लिए ये आर्म्स को ढूंढेंगे ही. तो फाइनली व्हाट हैपेंड कि ये ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल दे मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, क्योंकि ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन बैस्टिल था वो पेरिस के ईस्टर्न पार्ट्स में था, और ये उसकी तरफ मार्च करते हैं इस होप में कि हमें यहाँ पे होर्डेड एम्यूनिशंस मिलेंगे. और ये जो आर्म फाइट था मींस कि जो फॉलो कर रहा था, इसमें क्या हुआ कि जो कमांडर था बेस्टिल का उसको ही वॉज किल्ड, एंड जो वहाँ पे प्रिजनर्स थे बेस्टिल में जो प्रिजनर्स थे वो रिलीज़ कर दिए गए एज इन द पिक्चर यू कैन सी. और क्योंकि जबकि वहाँ पे केवल 7 प्रिजनर्स ही थे. एंड दिस बेस्टिल इट वॉज हेटेड बाय ऑल, क्योंकि ये माना जाता था कि इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. और ये जो फोर्ट्रेस था उसको डिमोलिश कर दिया गया, और जो इसके स्टोन फ्रैगमेंट्स थे उनको मार्केट्स में सेल किया गया, और जो अपने पास इसके सॉवरेन ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में इसको रखना चाहते थे उन लोगों ने इसको अपने पास रखा. और बाद के टाइम में काफ़ी सारी राइटिंग पेरिस में देखी गई, और कंट्री साइड में भी, जैसे मैंने बताया अभी कि विलेजेस में क्या हुआ था. तो इससे क्या हुआ कि अब जो लुई 16 था, नाउ ही व्हाट हैपेंड, उसको एक्सेप्ट करना पड़ा. ही हैड टू एक्सेप्ट द मीन्स कि उसको नाउ व्हाट हैपेंड दैट लुई 16 को फाइनली ही हैड टू अकॉर्ड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली. और जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, जिसमें ये कहा गया था कि अब जो किंग की पावर है दैट विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने एक डिग्री पास किया, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू दैट कि जो ये फ्यूडल सिस्टम्स के ऑब्लिगेशंस और टैक्सेस थे उनको एबॉलिश कर दिया गया. और जो क्लर्जी के मेंबर्स थे दे वर आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस. टीटी टैक्स जो चर्च लगाता था उसको एबॉलिश, एंड जितने भी लैंड्स चर्च ओन करता था दे वर कॉन्फिस्केटेड, उनको जब्त कर लिया गया. और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास जो एसेट आया इट वाज वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिवर्स. Now what happened that the National Assembly अब तक उसने 1791 तक क्या अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी. एंड उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, एंड दीज पावर्स दे इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड ऑफ वन पर्सन, उनको अब एक पर्सन की जगह उनको सेपरेट कर दिया गया, और इसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को असाइन कर दिया गया, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. एंड नाउ फ्रांस इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. जो एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इसमें जो पावर्स थे जैसे कि टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, मींस कि ये जो नेशनल असेंबली थी इट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और कि जो सिटीजन्स थे वो वोट करते थे फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. अब वो जो इलेक्टर्स थे वो चूज़ करते थे असेंबली को ना, और सारे सिटीजन्स यहाँ पे वोटिंग नहीं करते थे असेंबली के लिए, वो अपने कुछ इलेक्टर्स को चूज़ करते थे, और ये जो इलेक्टर्स थे वो असेंबली को चूज़ करते थे. और जो भी सिटीजन्स थे उनको जो राइट थी, वोटिंग राइट थी, वो उनकी मीन्स कि पर पर्सन 1 वोट था. लेकिन यहाँ भी जो मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज थे केवल उनको वोटिंग राइट्स मिली, और वो भी ये शर्त थी कि वो जो टैक्सेस पे करते हों इट शुड बी इक्वल टू एट लीस्ट 3 days of a laborer's wage, and others they didn't get voting rights. So only the people who were above the 25 years of age and paid taxes which was equal to at least 3 days of laborer's wage were only गिवन द वोटिंग राइट, एंड इन्हीं को एक्टिव सिटीज़न कंसिडर किया गया था, एंड दे वर ओनली एंटाइटल्ड टू वोट. और जो रिमेनिंग मैन और ऑल वुमेन थे उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया. और
to qualify as an elector and then as a member of the assembly, अब एक ऑब्वियसली एक पर्सन को बिलोंग करना होता था टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर्स। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट करा था, इट बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law, they were all established as natural and inalienable rights, यानी कि वो by birth वो rights हैं और उन rights को हमसे कोई नहीं ले सकता है, और ये belong करते थे each human by birth and they could not be taken away। और स्टेट की ये ड्यूटी होती थी कि ये जो सिटीजन्स के नेचुरल राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करे। Now there were certain political symbols। ये political symbols उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो means कि who could not read and write, तो वो इन images को और symbols को देख के समझ जाते थे कि इनका meaning क्या होता है। and these यही symbols frequently use किए जाते थे instead of printed words to communicate some important ideas। इनका मतलब क्या होता था? first of all broken chain, एज इन द पिक्चर यू कैन सी, ये ब्रोकन चेन का मीन ये होता था कि दे वर यूज टू फेटर स्लेव्स, और एक ब्रोकन चेन इट स्टूड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। नेक्स्ट यू कैन सी अ बंडल ऑफ रॉड्स और पीसेस, इट मीन्स दैट unity has strength. One rod it can be easily broken but not an entire bundle, and strength lies in unity. Second, you can see there is an eye within a triangle radiating light. It stood that it means that all seeing eye, it stood for knowledge, and the rays of the sun, they will drive away the clouds of ignorance. Then you can see is sceptre, it stood for the symbol of the royal power. Next one is a snake which is biting its tail to form a ring. It means symbol of eternity, and a ring has neither beginning nor end. Second was the red Frisian cap. This red Frisian cap, it was worn by a slave upon becoming free. Now the colors blue, white and red were also the symbols which is not over here, और इसका मतलब होता था national color of France. Then you can see a winged woman. This winged woman, she was personification of law. Then was the law tablet. This law tablet is the same for all, and all are equal before it. Now this much for today. The other portions we will cover up in the second part of the French Revolution. So if you like my video, do subscribe to it. We'll meet in the next video, part 2 of French Revolution.